आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। एक बहुत बड़ा सर्कुलर आया है कल की डेट में, 22 मार्च की डेट में। ये सर्कुलर क्या कहता है? वैसे ये सर्कुलर 13 पन्नों का सर्कुलर है। इसमें ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी है कि भाई स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स आप कैसे करोगे। तो अब हमें करना क्या है, जो हमारी 3B जा रही है, GSTR 1 जा रही है, हमारे को क्या करना है, उसे ऐसे बनानी है कि हमारी जो केस है, हमारा जो GSTN है, वो इनके पोर्टल पर स्क्रूटनी में आए ही ना। तो उन चीजों के लिए हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस सर्कुलर के अंदर ना 13 पॉइंट दिए गए हैं, तो हम 13 पॉइंट में बताएंगे कि क्या क्या चीज सही है, क्या क्या चीज गलत है। इसमें एक दो पॉइंट मेरी नजरों से गलत है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। सर ये सर्कुलर की कॉपी कहाँ से मिलेगी? आप हमें ना हमारे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, हम आपको सर्कुलर की कॉपी दे देंगे, या आप CBIC की साइट से भी ले सकते हैं। आप इनमें नंबर पे व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर देंगे। तो सर्कुलर क्या कहता है, हम डायरेक्ट बात करते हैं इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ पैरामीटर ऑफ स्क्रूटनी। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला है कि कैसे कैसे डाटा सॉर्ट होगा, कैसे कैसे हम GSTN को सॉर्ट करेंगे, जिससे कि जो हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिसर है वो कैसे कैसे स्क्रूटनी करेगा, कितने दिन के अंदर रिप्लाई होगा, वो सारी चीजें पूरे सर्कुलर में है। हालांकि हम क्या कोशिश करेंगे, जो हमारा अप्रैल का एडिशन आने वाला है ना, उसमें हम इसकी सारी डिटेल आपको दे दें। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो हमारी मैगजीन सब्सक्राइब करा लेना, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से हमारी मैगजीन के रेट बढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं ये सर्कुलर कहता क्या है। पहली तो बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि भाई जो आपकी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है ना, हम इसे चेक करेंगे। हम इसे किससे चेक करेंगे? GSTR 1 से। तो अगर आपकी GSTR 1 के अंदर आपकी सेल ज्यादा है और आपकी GSTR 3B में सेल कम है, तो हम आपकी स्क्रूटनी करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि जो आपके GSTR 1 में सेल ज्यादा ना हो 3B से। तो अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपके पास स्क्रूटनी का नोटिस आएगा, आप रिप्लाई दे देना, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज बोली है। हाँ, एक बात इन्होंने बोली है कि जब भी हम इस चीज को वेरीफाई करेंगे तो हम एडवांस वगैरह को भी चेक कर लेंगे। ऐसा तो नहीं कि एडवांस की वजह से है या किसी और वजह से है। तो इन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली है कि GSTR 1 कभी भी आपकी 3B से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेन्युइन सिचुएशन होती है। ठीक है ना, तो अगर ऐसे कुछ जेन्युइन सिचुएशन हो गए तो नोटिस तो आएगा, क्योंकि होगा क्या, जो इनका सिस्टम है ना, वो सिस्टम निकाल देगा कि भाई हाँ इन्हें नोटिस भेजो, लेकिन जब आप रिप्लाई दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है, इन्होंने कहा इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। ये बात इन्होंने यहाँ पर ये बोली है कि होता क्या है ना, कि बहुत सारे लोग RCM बड़ा कम जमा करते हैं। RCM अगर उन्होंने कम जमा करा तो हम स्क्रूटनी करेंगे। तो इन्होंने RCM को पकड़ने के लिए क्या क्या बातें करी है, इन्होंने कहा है देखो भाई, जब आप RCM की लाइबिलिटी दिखाते हो तो आप एक बार GSTR 3B में लाइबिलिटी दिखाते हो 3.1D में। ठीक है, एक बार आप ITC लेते हो। ठीक है ना, ITC किस में लेते हो? टेबल नंबर 4 में। तो इन्होंने क्या कहा, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपकी टेबल नंबर 4 है जिसमें आप ITC ले रहे हो वो बहुत ज्यादा हो इसके कंपैरिजन में। मतलब कि आपने लायबिलिटी पे करी ही नहीं और आप ITC लेने चले गए। तो यहाँ पर कई बार गलती हो जाती है कि जब हम ITC लेते हैं तो गलत फील्ड में ITC ले लेते हैं। तो अगर ऐसा हुआ तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। एक इन्होंने क्या बात बोली कि भाई आपका जो 2A है, 2A में भी कई बार ऐसा होता है कि मान लो मेरा जो, ठीक है ना, जिससे मैं सर्विस ले रहा हूँ, ठीक है, वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, मेरा GTA रजिस्टर्ड है, मेरा एडवोकेट रजिस्टर्ड है। तो उसने अपनी GSTR 1 में सप्लाई डाल दी। जब उसने अपनी GSTR 1 में सप्लाई डाल दी तो मेरे 2A में आ गई वो सप्लाई, लेकिन मैंने उस पर RCM जमा नहीं करा। तो अगर मेरे 2A में कोई सप्लाई आ गई और मैं उस पर RCM जमा नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरे को स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। लेकिन एक सिचुएशन इन्होंने दी है जो मुझे समझ ही नहीं आ रही। आप मुझे समझ आके बताना कि ये सिचुएशन क्या है। मेरे हिसाब से ये सिचुएशन गलत है। ये क्या कहते हैं कि अगर आपने अपने 3.1 में D में जो भी RCM की लायबिलिटी दिखाई और अगर आपने उस लायबिलिटी को कैश से ही पे करना होता है, अगर आपने जो लायबिलिटी कैश से पे करी वो कम है और ये 3.1D में लायबिलिटी ज्यादा है और जो लायबिलिटी पे करी कैश में वो कम है, तो नोटिस आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पोर्टल कभी भी ऐसा करता ही नहीं है। जो भी लायबिलिटी 3.1D में होती है वो हमेशा कैश से पे करनी होती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो कैश की लायबिलिटी है वो कम है
और 3.1 डी में ज्यादा है। ऐसा कभी भी नहीं होता, तो इन्होंने फिर भी ये लिख दिया है कि हम स्क्रूटनी का नोटिस देंगे। ऐसा तो तभी हो सकता है जब इनका पोर्टल ही खराब हो जाए और इसका पोर्टल ऐसी गलती कर दे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ये वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ और ना ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगली बात इन्होंने क्या बोली है कि भाई जो भी आपको आईटीसी आया है आईएसडी से, तो हम उसे भी चेक करेंगे। अगर वो आपने ज्यादा क्लेम कर लिया होगा तो भी हम स्क्रूटनी कर देंगे। फोर्थ पॉइंट इन्होंने क्या बोला है कि जो तुम्हारा ऑल अदर आईटीसी है हम उसे भी वेरीफाइड करेंगे। तो अगर आपका ऑल अदर आईटीसी जो वेरीफाइड करा और सामने वाले ने 2A में नहीं आया या 2B में नहीं आया, या वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, इस बात को आपको समझना है कि अगर आपने जिस व्यक्ति से, ठीक है ना, अपनी इनवर्ट सप्लाई ली है, अगर उसने अपनी 3V फाइल नहीं करी, अगर उसने अपनी क्या फाइल नहीं करी, 3V फाइल नहीं करी, तो ये आपको आईटीसी नहीं देंगे। ये वाली बात भी इन्होंने अगले पॉइंटों में लिखी है। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि इट मे बी वेरीफाइड दैट टैक्सेबल वैल्यू डिक्लेयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई इन 3 पॉइंट टेबल 1 नॉट लेस देन द नेट अमाउंट ऑफ टीडीएस टीसीएस। कई बार क्या होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू हम काम करते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हमारा टीडीएस टीसीएस काट लिया 1 करोड़ रुपए पे, और हमने जो सप्लाई दिखाई है वो सिर्फ 40 लाख दिखाई है। ऐसा हमने क्यों करा है? क्योंकि हमने क्या करा, रिसिप्ट बेसिस पे कर लिया कि गवर्नमेंट का काम करा 1 करोड़ का, गवर्नमेंट ने पेमेंट दी 40 लाख की, तो 40 लाख पे जीएसटी पे कर दिया, लेकिन टीडीएस गवर्नमेंट ने काट लिया था 1 करोड़ पे। तो ये अगर आपने ऐसा कुछ करा है तो आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। तो भाई अगर आपका टीडीएस टीसीएस कटता है तो आपको उतनी सेल यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में समझनी है। चलिए जी, अब आगे क्या कहते हैं, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई 3B शुड बी वेरीफाइड विद द ई-वे बिल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ई-वे बिल से हमने ई-वे बिल इशू कर दिए 1 करोड़ रुपए के, और हमारी जो सेल है वो है 50 लाख रुपए की, तो इस केस में भी स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पर एक काम आपका बढ़ गया। अगर आपके केस में ई-वे बिल एप्लीकेबल है तो आप ई-वे बिल को चेक करो कि ई-वे बिल ऐसा तो नहीं है कि आपने डबल डबल बना दिया, कोई गलत बन गया। तो जो ई-वे बिल आपका गलत बन गया है उसे टाइम से कैंसिल कर दो। अगर कैंसिल नहीं करते हो तो डिपार्टमेंट में जाके कैंसिल करा लो, अदरवाइज आपका ये स्क्रूटनी का नोटिस आएगा। इन्होंने ये चीज यहाँ पर लिखी है। तो इन्होंने लिखा है देयरफॉर ई-वे बिल कैप्चर ए पार्ट ऑफ द सप्लाई, इन दिस द रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर डिटेल ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई। तो अगर आपने कोई ई-वे बिल बनाया और आउटवर्ड सप्लाई में नहीं दिखाई, लिखा हुआ है शुड नॉट बी लेस देन द टैक्स लायबिलिटी एज डिक्लेयर्ड इन द ई-वे बिल। भाई ऐसा तो हो सकता है ई-वे बिल बनाए तुमने 2 लाख के, 10 लाख के, 3V में सेल दिखाई 20 लाख की, ऐसा हो सकता है कि कुछ के आपने ई-वे बिल नहीं बनाए, ठीक है ना, ये चीज चल सकती है कि आप 3V में ज्यादा टैक्स हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता 1 करोड़ के ई-वे बिल बनाए और 3V में लायबिलिटी डाली 50 लाख की, ये गलत हो जाएगा। अगला जो 7 पॉइंट है ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है, इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर जिससे आप परचेज करके ला रहे हो माल और वो निकल गया तुम्हारा बोकस डीलर, या लेट सपोज करो उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, और रिटर्न फाइल ना करने की वजह से उसका रजिस्ट्रेशन अगर बैक डेट से कैंसिल कर दिया जाता है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29(2) में बैक डेट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाता है, हो सकता है इसकी कोरोना में डेथ हो गई हो, ये 6 महीने से रिटर्न ना फाइल कर रहा हो, इसके लीगल हेयर ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, तो इस केस में अगर इस आपका आईटीसी है और ऐसे सप्लायर से है जिसका रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल है, तो इस वाले केस में आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये बहुत ही कठिन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये चेक करना चाहिए कि बैक डेट से इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों हुआ, क्या इसने टैक्स टाइम पर दे दिया था या नहीं दे दिया था। तो ये वाला जो इन्होंने सर्कुलर में ये वाली कंडीशन डाली है बहुत गलत डाली है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इसके अलावा ये क्या कहते हैं कि अगर आपका कोई क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, हु हैज नॉट फाइल्ड देयर 3B रिटर्न फॉर द रेलिवेंट टैक्स पीरियड। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईटीसी आपके 2A 2B में आ रहा है, लेकिन 3B उस व्यक्ति ने फाइल नहीं करी, तो भी आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना लेना, जिस भी व्यक्ति से आप परचेज कर रहे हो वो अपनी 3B टाइम पर फाइल कर रहा हो। इसके अलावा कुछ लोग जो आईटीसी अपना क्लेम कर लेते हैं, वो मार्च की रिटर्न है वो नवंबर में जाकर फाइल कर ले, या मार्च का बिल है तो नवंबर में जाके फाइल कर रहे हैं। तो भाई 16/4 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर 16/4 की कंडीशन
कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। इसके अलावा क्या है कि जो आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी आप आईटीसी ले लेते हो, तो अगर वो आइस गेट से, अगर वो क्रॉस वेरीफाई नहीं होता है आइस गेट से, तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ सकता है। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई भी दे रहे हो और एग्जाम सप्लाई भी दे रहे हो, लेकिन आपने क्या करा हुआ है कि आपने आईटीसी रिवर्स ही नहीं करा रूल 42 43 में, तो भी आपको नोटिस आ जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट का जब भी कोई रिटर्न फाइल करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आपको स्क्रूटनी के नोटिस के लिए तैयार रहना है। अगर आपकी कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है और आपने अगर सेक्शन 50 में वो जमा नहीं करी है तो भी आपको स्क्रूटनी का नोटिस आ जाएगा। अगर आपकी कोई लेट फीस बनती है सेक्शन 47 से, पोर्टल ने ली नहीं ली हमें नहीं पता, लेकिन अगर लेट फीस बनती है सेक्शन 47 से तो भी आपको नोटिस आ जाएगा अगर वो क्लाइंट ने पे नहीं करी। और ये 13 पॉइंट इन्होंने पूरे टैली करेंगे स्क्रूटनी का नोटिस भेजने से पहले। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन्होंने जीएसटीआर 9 और 9C की बात नहीं करी, तो मतलब ये आपकी 3B और 1 के बेसिस पर ही 17 18 और 18 19 की सारी असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भाई अगर हमने कोई चीज जीएसटीआर 9 9C में ठीक कर दी तो आपको वो भी कंसीडर करनी चाहिए थी। तो ये जो सर्कुलर इन्होंने दिया है 13 पेजेस का, ये सर्कुलर अपने आप में एक इनकम्प्लीट सर्कुलर है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इससे अच्छा तो महाराष्ट्र वाला सर्कुलर था जो हमने अपनी डिस्कस करा था, ठीक है ना। तो अगर आप भी, आपका भी क्या व्यू है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी रिटर्न अच्छे से फाइल करें तो अभी हमारा होली डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव ले सकते हैं। और मैगजीन के जो रेट है भाई, मैगजीन के रेट 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं, और जो हमारी पेड मेंबरशिप के रेट है उसके भी रेट 1 अप्रैल से बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारी पेड मेंबरशिप मैगजीन नहीं ली है तो ये जो नंबर हमारे दिखाई दे रहे हैं इस पर व्हाट्सअप करके आप हमारी ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं, और नहीं तो सैंपल कॉपी ले सकते हैं, इस सर्कुलर की कॉपी ले सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना कि क्या ये वाली सारी चीजें इस बार की मैगजीन में दे दे, अगर आप कहोगे तो हम इस बार की मैगजीन में दे देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।